उत्पन्न कर देगा। पर्यावरण संतुलन के लिए मैदानी क्षेत्र, जो हम लोगों का जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में जितनी भूमि है उसका 30% भाग में वन होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 67% वन का होना आवश्यक है। इसलिए झूम खेती के जो कुप्रभाव हैं, इसको देखते हुए इस पर रोक भी लगाया जा रहा है। फिर भी उस क्षेत्र के लोग उतने अभी शिक्षित नहीं हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें आगाह कर रही है, शिक्षित कर रही है, ताकि वो झूम खेती से होने वाले कुप्रभावों को समझें और पर्यावरण संकट को उत्पन्न होने से बचाएं। ये झूम खेती का जो शॉर्ट नोट है ये समाप्त हो गया है और ये आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, जिसे आप लिख लेंगे आराम से। देख लीजिए, कुछ फोटोज हमने तैयार किया है। झूम खेती में लोग करते क्या है, देख लीजिए, किस प्रकार आग लगाते हैं, किस प्रकार वन को काटते हैं, किस प्रकार जमीन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, झूम खेती का एक वीडियो मैं आपको प्ले कर दे रहा हूं, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, तब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। थोड़ा देर के लिए खाने चलेंगे।
समझ देखिए ना, आवाज बयान आ रहा है। ठीक है। सर जो वीडियो साउंड नहीं आ रहा। वीडियो का आवाज नहीं जा रहा। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा। वीडियो का हाँ देखिए ना, आराम फोटो देखिए खाली इसका। ठीक हाँ देख, ठीक आवाज नहीं जा रहा। ठीक सर। ठीक है, छोड़िए इसको। हाँ, अगला प्रश्न है सुपोषण। इसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, अंग्रेजी इसकी है यूट्रिफिकेशन। ध्यान से समझने की बात है। कोई बड़ा सा जलाशय है, झील है, बड़ा तालाब है। उस जलाशय में अगर बाहित मल जल, नल से निकला हुआ पानी, नाली से निकला हुआ पानी आके जमते रहता है, पहुंचते रहता है, तो उस मल जल के साथ साथ उसमें कार्बनिक मटेरियल्स, नाइट्रोजनी पदार्थ, फास्फोरस आदि पोषक पदार्थ जमते जाता है, तालाब के अंदर जमते जाता है, जो नाली से निकल करके आ रहा है। और उसमें कार्बनिक पदार्थ रहने के कारण उसमें सूक्ष्म जलीय जीव पनप जाते हैं। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस जल में पनप जाते हैं। साथ ही साथ बार बार मल जल के आने के कारण जो मलबा है वो जमा होते जाता है, उसी स्रोत में मलबा जमा होते जाता है। मलबा जमा होने के कारण धीरे 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 जलाशय का स्तर नीचे से बढ़ते जाता है और बढ़ते बढ़ते वो उथला और बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वो जो जलाशय था वो दलदली क्षेत्र में बदल जाता है, और जब दलदल में बदलता है तो उसमें कुछ पलावी पौधे विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार हम यही समझते हैं कि बाहित मल जल के मदद से होने वाले जैव संवर्धन की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। यानी सुपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाहित मल जल के द्वारा लाए गए मटेरियल्स के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यानी नए जीवों का जो संवर्धन होता है बाहित मल जल की क्रिया के द्वारा, उसको सुपोषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में बाहित मल जल के प्रभाव से जीवों का निर्माण या जैव संवर्धन सुपोषण कहलाता है। और ये आपका जो मटेरियल है सामने स्क्रीन पर है, फिर भेज भी दिया जाएगा, इसको आप लिखते जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास बच्चे बहुत हैं और मात्र 20-25 बच्चे भाग ले रहे हैं,
मुझे पढ़ाना तो पुनः पड़ेगा ही। आप लोगों को ज्यादा लाभ हो रहा है, इसलिए आप इसमें भाग लीजिए, लाभ उठाइए। आप भी पढ़ते रहिए, कुछ मैं भी पढ़ रहा हूँ, दोनों का ज्ञान वर्धन होते रहे। और लॉकडाउन में टाइम भी पास तो होना है, तो टाइम पास पढ़ करके किया जाए, अच्छी बात है। और जितने बच्चे भाग लिए या ना लिए, सबको पुनः लॉकडाउन समाप्त होते ही हम लोग रहे तो कार्यक्रम जारी रहेगा। और समय पर बायोलॉजी पूरा होता है। मैं तो अक्टूबर नवंबर में छुट्टी दे देता हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। 3 महीना का भी लॉकडाउन है तो कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं हम लोग सुपोषण का। देख लीजिए, सुपोषण में नीचे जो तालाब बना हुआ है, ये तालाब में पहले जलीय जीव थे, धीरे 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 उसमें कचरा आते गया, मल जल आते गया, और धीरे 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 उसका जल भरते 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 बगल में देख लीजिए एकदम उथला हो गया, बराबर हो गया, और उसमें सूक्ष्म जीव पनपने लगे। और सूक्ष्म जीव पनपे साथ साथ बाद में जब दलदली क्षेत्र हो गया तो उसमें छोटे छोटे पौधे भी पनप गए। इस प्रकार से मल जल के द्वारा जैव संवर्धन की क्रिया को, जैव संवर्धन की क्रिया को सुपोषण कहते हैं। थोड़ा शब्द बायोलॉजी का जो टर्म है सुपोषण, यूट्रिफिकेशन, इस पर ध्यान रखना है। आंसर तो बहुत ही इजी है, इसको तो एकदम आप आराम से बोल सकते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान दे करके रहेंगे, जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है यहाँ से तो आप लोग पढ़ते रहेंगे। और अगला मैं आपके सुपोषण को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। देख लीजिए, सुपोषण के जो इधर तालाब नीचे था, ऊपर दलदली क्षेत्र हो गया, और उसमें किस प्रकार के पौधे उगाते हैं। तो इस पौधा का विकास जो उसमें हो गया उस जल में, वो बाहित मलजल के कारण हुआ, यानी बाहित मलजल के प्रभाव से जैव संवर्धन की क्रिया को सुपोषण या यूट्रिफिकेशन। दैट्स ऑल। अगला और ये तो बहुत छोटा सा है, ध्यान से समझेंगे। कुपोषण अंग्रेजी है माल न्यूट्रिशन, MALNUTRITION, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। हम लोग प्रत्येक दिन भोजन करते हैं, क्योंकि शरीर के जैव क्रियाओं के संपादन के लिए पोषक पदार्थों का होना आवश्यक है। और आवश्यक 2 तरह से है। पहला है कि पर्याप्त मात्रा में हो, और भोजन के जो सारे अवयव हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल, फैट, ये सारी चीज उपलब्ध होने चाहिए। अगर किसी कारण से हमारे दैनिक आहार में, जो हम रोज खाना खाते हैं, दैनिक आहार में एक या एक से अधिक पोषक अवयवों की गुणात्मक कमी, माने लगातार कमी, हमारे दैनिक आहार में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की गुणात्मक कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है या जो स्थिति शरीर की बनती है, उसी को कुपोषण कहा जाता है। और इस प्रकार से जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको कुपोषण जनित रोग कहा जाता है। फिर से एक बार, हमारे दैनिक आहार में पोषक पदार्थों का होना आवश्यक है, लेकिन हमारे दैनिक आहार में पोषक पदार्थों के जो अवयव हैं उसमें एक हो, जैसे प्रोटीन की कमी हो गई, या वसा की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, या सारे पदार्थों की कमी हो गई। एक या एक से अधिक पोषक अवयवों की गुणात्मक कमी से जो शरीर में स्थिति बनती है, स्थिति उत्पन्न होती है, उसे कुपोषण कहते हैं। और इस प्रकार से जो रोग होता है उसको कुपोषण जन्य रोग कहा जाता है। कुछ कुपोषण जन्य है रोग हैं, उसका नाम और किसके कारण से वो होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर हमारे दैनिक आहार में प्रोटीन की कमी होगी तो मेरेस्मस नामक रोग होगा।
मेरिस्मस ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्वासियोरकर नामक रोग होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्वासियोरकर, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या प्रजनन क्षमता में कमी, और विटामिन के की कमी से रक्त जमता नहीं है, मतलब रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। ऐसे व्यक्ति में अगर कट जाएगा तो उसका भी रक्त जारी रहेगा, बहते रहेगा, तो हानिकारक है। इस पर ध्यान देना है, बढ़िया से याद कर लेंगे कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। परिभाषा तो एकदम आसान है। हमारे दैनिक आहार में पोषक अवयव की उपस्थिति जरूरी है, पर्याप्त मात्रा में जरूरी है। अगर हमारे दैनिक आहार में किसी एक पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्व की गुणात्मक कमी होती है तो उससे शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है या जो स्थिति बनती है या जो रोग उत्पन्न होता है उसी को कुपोषण कहते हैं, और इस प्रकार के रोग को कुपोषण जन्य रोग कहा जाता है। थैंक्स। समाप्त सर, हो गया। इसके लिए भी वीडियो कुछ बनाया गया है। देखिए कुपोषण जन्य रोगों के क्या लक्षण हैं। आप अपने आप से मिलान कर लीजिए। ये मटेरियल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में, इसलिए पहले से पढ़ के तैयार रहिए। फिर लॉकडाउन के बाद फिर इसको मैं पढ़ाऊंगा क्लास में ऑन बोर्ड। आपका लिखा रहेगा तो आराम रहेगा, और छुट्टी में आज भी कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात। कोलेस्ट्रम, ये मैं एक बार आपको बताया भी था हल्का फल्का क्लास में जब पढ़ा रहा था रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें बताया था। जब कोई मानव मादा प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के क्रम में उसके शरीर में काफी परिवर्तन होते हैं। उसके सिर्फ जनन अंगों में ही नहीं, और भी जो शारीरिक संरचना है उसमें चेंजेज होने लगता है। मानव मादा में प्रेगनेंसी की अवस्था में लैक्टोजन नामक एक हार्मोन निकलता है। लैक्टोजन, जिसको कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन, भी लैक्टोजन हार्मोन निकलता है। इसके प्रभाव से प्रसव के निकट आने के समय पर मादा के स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण होने लगता है। जो ही माँ शिशु को जन्म देती है तो उसके स्तन ग्रंथियों में जो दूध बना हुआ है वो दूध बाहर आता है शिशु के लिए, और स्तन से निकलने वाला जो पहला दूध होता है, शुरू में जो दूध आता है वो गाढ़ा होता है, पीले रंग का होता है। ये ध्यान रखना है। शिशु के जन्म देने के बाद मानव मादा के स्तन ग्रंथि से निकलने वाला गाढ़ा पीला रंग का दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। हिंदी में इसको खीस कहते हैं, खीस कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज काफी पाए जाते हैं। शिशुओं के विकास के लिए काफी पोषक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अतः यह दूध शिशु के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हर हाल में आधुनिक युग में कोलेस्ट्रम बच्चे को हर हाल में पिलाया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, उसकी वृद्धि प्रॉपर ढंग से होती है। समझ रहे हैं आप लोग? और ये आपका आज का चौथा नोट्स था जो आपके स्क्रीन पर भी है। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं?
ठीक है, देखते हैं। सर लैक्टोजेन हार्मोन सर क्या होता है? लैक्टोजन हार्मोन एक विशेष रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे जैव क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। हार्मोन चैप्टर हम लोगों को 11 में पढ़ना था, सारा हार्मोन पढ़े थे हम लोग। यहाँ सिर्फ इतना जानिए कि लैक्टोजेनिक हार्मोन जो है, एलएच इसको कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन, एलएच। यह हार्मोन मानव मादा में प्रेगनेंसी के समय एक्टिव हो जाता है, और जब मादा प्रसव क्रम में आती है तो उसके स्तन ग्रंथियों में इसी हार्मोन के प्रभाव से दूध का निर्माण होने लगता है। और जब मादा बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद उसके स्तन ग्रंथि से निकलने वाला जो पहला दूध है, पीले रंग का गाढ़ा दूध रहता है, कुछ दिनों तक निकलता है। इस दूध को ही, गाढ़ा पीले रंग के दूध को ही कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें एंटीबॉडीज और शिशु के लिए पोषक पदार्थ काफी है, जो बच्चे के लिए बहुत आवश्यक होता है। उसकी रोग निरोधक क्षमता बढ़ाता है और उसके शारीरिक वृद्धि में भी मदद करता है। ठीक है, हार्मोन समझ गए? हार्मोन के लिए अलग चैप्टर है, उसमें विशेष रूप से हम लोग सब हार्मोन पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है सर, ठीक। अगला तो हो गया 5 भी हो गया, कुपोषण हो गया, सुपोषण हो गया, झूम खेती हो गया, और एगो था जलाक्रांति में लिखे। हाँ, और एक छोटा सा और है आज के लिए, चलते चलते जिसको कहते हैं, उसका नाम है जल आक्रांति। जल आक्रांति पीडीएफ पर मैं इसको भेज दूंगा आपको, ये शॉर्ट नोट है। कुछ ऐसी भूमि होती है जो काफी गहरी होती है, जब उसमें पानी आ जाता है तो पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं होती, मतलब जल निकासी की समस्या होती है। लोग उसमें भी कृषि कार्य करते हैं। कभी कभी बाढ़ आ जाने से या अधिक जल आ जाने से उस खेत में जल का जमाव हो जाता है, इसी को जलाक्रांति कहते हैं। ये ज्यादा कुछ नहीं है। सामान्य भूमि से जो गहरी भूमि है उसमें बाहर से जो पानी आ जाता है, जो फसल आप लगाए उसमें पानी आ जाता है बाहर से, उस पानी को निकलने की व्यवस्था नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। या बाढ़ का पानी आ गया, किसी कारण से उसमें जल का जब जमाव हो गया और पानी बाहर नहीं जा रहा है, तो जो पानी उसमें ठहरता है, पानी में उपस्थित जो खनिज लवण है वो धीरे धीरे उसके पेंदी में बैठ जाते हैं, जल के सतह पर। यानी जल की पेंदी यानी मिट्टी के ऊपरी सतह पर खनिज लवण की मात्रा बढ़ जाती है। और जब आप जानते होंगे कि जब भूमि में या मिट्टी में, मृदा में लवण की मात्रा बढ़ जाती है तो वह मिट्टी फसल के लायक नहीं होती, उसमें पैदावार अच्छी नहीं होती है और हमारी फसलें प्रभावित होती। एक बार मैं फिर आपको बता दूं शुरू से, जल आक्रांति एक समस्या है। किसी भूमि में अगर जल जमाव हो जाता है कृषि भूमि में, और वह जल की निकासी का प्रबंध उसमें नहीं है, तो अधिक दिन तक जल जमाव होने के कारण जल में उपस्थित जो लवण हैं वो मिट्टी के ऊपरी सतह पर आकर जमा हो जाते हैं, और बार बार ऐसा जमा होने से मिट्टी में लवण की मात्रा काफी बढ़ जाती है और वह भूमि बंजर हो जाती है। देहात में उसको रेहड़ बोलते हैं। वो भूमि बंजर हो जाती है, उसमें अच्छी खेती नहीं होती क्योंकि फसलों का विकास नहीं हो पाता और पैदावार भी अच्छी नहीं होती। तो टर्म जो है जलाक्रांति, जल आक्रांति, जल प्लस आक्रांति मिला के हो गया जलाक्रांति। इस टर्म को ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। वैसी भूमि जो गहरी भूमि है उसमें बाहर से आया हुआ जल जमा होता है और वो जल समय से बाहर निकाला नहीं जा सकता क्योंकि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो जमे हुए जल का, उसमें जो जल आया है उसमें जो खनिज लवण था
वो धीरे धीरे मिट्टी के ऊपरी सतह पर बैठ जाता है। हर साल ऐसा होने से उसमें लवण की मात्रा काफी बढ़ जाती है और लवण अधिक हो जाने के कारण मिट्टी की प्रकृति बदल जाती है, वो उपजाऊ रह नहीं जाती, उसमें खेती करने पर पैदावार अच्छी नहीं होती, हमारी फसलें प्रभावित। समझ रहे हैं आप लोग? कोई प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं किसी भी प्रश्न में, पांचों में। और बाकी जो मटेरियल्स है आज का पांचों, वो आपको भेजा जा रहा है, आप उसको निश्चित रूप से अपने जो फेयर नोटबुक है उस पर उतार लेंगे, क्योंकि ये काम फिर दोबारा होगा, लेकिन आपके पास फेयर रहेगा तो अच्छा है। हमारे पास जो शॉर्ट नोट्स का जो खजाना है उसी को हमने खोल दिया है। ये तो बाद में लास्ट में करते थे सिलेबस के बाद, लेकिन इसी को शॉर्ट दे रहे हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो। बिना बोर्ड के भी हम आपको भी समझा दे रहे, फिर बोर्ड पर काम होगा। चिंता नहीं करना है, जो घबरा रहे हैं अपनी घबराहट को आप निकाल दीजिए। फुल सिलेबस करना दिनेश सर का काम है जी। वो जुलाई तक भी जाता है लॉकडाउन, तो आप मत घबराना, मैं हूं ना जी। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, काफी 5 महीना तो मेरे लिए काफी है। आप लोग खाली प्रसन्नता पूर्वक पढ़िए, डोंट वरी। और लॉकडाउन में इसे कोरोना वायरस से थोड़ा बच के रहिए, इतना सट के मत बैठिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। बाहर अगर निकलिए ही नहीं, मैं तो कहूँगा निकलिए ही नहीं, और अगर आप निकलते हैं मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां, तो अपने आप को सेफ रखिए, मास्क लगाइए, मास्क नहीं है तो लड़कियां ओढ़नी का प्रयोग बढ़िया से कर सकती है, बच्चे गमछे का प्रयोग कर सकते हैं अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है बाहर जाना ही क्या है, जब मैं तैयार हूँ आप तैयार हैं, तो मैं तो घर से निकला नहीं भाई। घर के आगे एक लकीर खींच दिया लक्ष्मण रेखा, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद है। वो सर जी हैं, वो सिर्फ जाते हैं ड्यूटी पर तो साग सब्जी आ जाती है। आप लोग भी मस्त रहिए, घबराना नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ये रोग तो फ्लू से भी हल्का रोग है। ये रोग तो ऐसा है कि किसी व्यक्ति को हो गया और वो आराम से रह लेता है तो 14 दिन में बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है। ये मैं बायोलॉजी से बता रहा हूँ जी, कोई मैथ टीचर नहीं बता रहा। आप घबराओगे नहीं। विदेश में जहां मरने वाला है मरते रहे, वो बहुत क्लोज है, उसके मरने का बहुत कारण है। हमारी जो संस्कृति और सभ्यता अलग है, इसलिए हम लोग को घबराने की बात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए। है ना? हो गया सर, समाप्त। फिर बता देंगे, टाइम हम बताएंगे। पीछे वीडियो में अपने टाइम उससे मत पूछ ना, बताना आना नहीं आना। गया
ठीक है, तो आज यहीं तक सेवा कार्यक्रम चला। कैसा लगा वो तो बाद में स्कूल खुलने पर हम लोग बात कर लेंगे। अभी ठीक है सर। हाँ एकदम ठीक है, और आप लोग ठीक हो तो हमें क्या होगा, मैं तो हूँ एकदम लॉकडाउन में हूँ पूरा। हाँ, आप लोग के जैसे बच्चे हमारे हैं तो हमको क्या डर है, तुम लोगों का शुभेच्छा ही काफी है। सर बड़ी गरीबी छाल है, बस हम भी नहीं है देखने। अरे गुरुजी हैं अभी सही सलामत है, आप लोग सही सलामत रहिए, आपकी चिंता ज्यादा है कोई क्योंकि बात नहीं सर, हमारा ऐसा हाँ हाँ, कोरोना और साथ साथ रोड पर भी डंटा डंटी देख सुनते हैं चल रहा है। सर बिहार ही नहीं है सर, कोरोना से कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं है। कोरोना इंडिया, हम लोग इंडियन है, वी आर इंडियन, घबराना नहीं है। जी सर। खाली प्रसन्न रहिए, आराम से खाइए, खूब सोइए और कुछ कुछ पढ़ते भी रहिए। हेलो, हाँ प्रणाम, हाँ खुश रहो। आज का तो हो गया 3 से 4, कल से सेट होगा तो बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लेंगे जो पीडीएफ जा रहा है। शाम को 7 बजे क्विज होगा। और शाम को 7 बजे अगर आप चाहते हैं तो हम सेट बनाए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए, और ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसी से क्यूज कराऊंगा 7 बजे शाम में। आज फिर 20 प्रश्न मैं बना दिया हूं और आप लोग उसको पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं, वही प्रश्न डाल रहा हूं। ये चेक कर रहा हूं कि मेरे बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए गए चीज को पढ़ते हैं या ना पढ़ते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो जहां तक कल पूछा था उसके ठीक बाद से सवाल बना दिया है। आप गौर से पहला सेट और दूसरा सेट जो क्वेश्चन हम आपको दिया है पहले, उस दोनों को ढंग से पढ़ लोगे तो 20 का 20 मार लोगे। पहला सेट और दूसरा सेट है ना ध्यान में, वो दोनों को थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको आज का 20 का 20, सब 20 लाना है सबको। और हम लोग को बोर्ड परीक्षा में 35 के 35 लाना है एकदम। इस बार भी बच्चे हमारे बोर्ड परीक्षा में हमारे कोचिंग में बायोलॉजी में बहुत अच्छा किए हैं। मन गदगद है तो पुराना मिठाई बंद कर दिया, नहीं तो मिठाई का ढेरा लग जाता। बहुत अच्छा रिजल्ट है अपने कोचिंग का, वो आप आएंगे तो पता चल जाएगा। मैं सबका मार्क शीट रख लिया हूँ, सब लोग भेजा है, और उसको ऑनलाइन भी डालूंगा मैं दिशा क्लासेस पर, किसको कितना मार्क्स आया है हमारे कोचिंग के जो बच्चे। अभी अस्थिर से बना के उसको भेजेंगे, पहले पढ़िए ने उसको दिखाएंगे। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं, कोई चाहते हैं तो पूछिए, कुछ सवाल पूछना है या कुछ बात है। आवाज नहीं आ रही है अपने। सर अब समाप्त हो गया ना सर, अब जा सकते हैं। हाँ हाँ, अनम्यूट करके जो चाहते हो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। बाय। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं कल। बाय। आवाज रात 7 बजे। हाँ बोलिए, हाँ बोलो। प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड फोटस न्यूट्रिशन नहीं पढ़ा है क्या दिलवाए थे छुट्टी के पहले? क्या? प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड फोटस न्यूट्रिशन। अच्छा, तो उसको तो रोक के रखे हैं कि जब जहां से छोड़े हैं वहीं से पढ़ाई शुरू करेंगे। है प्लासेंटा फॉर्मेशन एंड फोटस न्यूट्रिशन छोड़े हैं, वहीं से शुरू करेंगे अगला सिलेबस। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, घबराने की बात नहीं है, बोर्ड पर पढ़ाएंगे, क्लास में पढ़ाएंगे। फिगर बनाना पड़ेगा बेटा, थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, बढ़िया समझा दो, घबराना कुछ नहीं, बस विश्वास रखो, मैं हूं ना, मैं हूं तो कंप्लीट है, चिंता मत करना। बाकी चीज जैसे जैसे मैं शॉर्ट नोट दे रहा हूं, शॉर्ट नोट को छोड़ना मत। हम चाहेंगे जो बच्चे हमारे ऑनलाइन हैं सब सुना दें हमको, हम जरूर आशा करेंगे।
हम आते के साथ खुलेगा तो पूछेंगे सवाल आपसे, शॉर्ट नोट खटाखट बताना है। ओके, हाँ बोलिए। सर हाँ क्लास में पढ़ाई होगा ना? हाँ हाँ होगा। क्या बोले? बोले क्लास में फिर से समझाइएगा। हाँ 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 क्लास फिर से पढ़ाएंगे जितना चीज है शुरू से। अरे ये तो बीच में टाइम है इसलिए कर रहे हैं बाबू, एक्स्ट्रा हो रहा है ना। एक चीज भी नहीं छूटेगा, सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे जहां से छोड़े हैं, और फिर शॉर्ट नोट भी पढ़ाएंगे क्लास में। अरे 20-25 तो मात्र हाजिर हो रहे हैं, और कितने बार स्टूडेंट हैं आपको तो देखा हुआ है ना, इसलिए पढ़ाना तो पड़ेगा ही। पढ़ाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, फिर से पढ़ाएंगे टोटल। सबके पहले से पढ़ा रहे हैं तो इसको